गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। तो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो कहीं ना कहीं लॉज ऑफ मोशन सुनकर हम खुश हो गए कि ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो बिल्कुल ठीक सुना आपने। तो इसमें जो चीज़ आपने 9th-10th लेवल तक पढ़ा है, बस उसी को ही आपने थोड़ा सा एक्सटेंशन देनी है, प्रोवाइडेड कि वो टर्म जो पहले आपने पढ़ी है वो अभी भी उनकी नॉलेज आपके पास हो। तो मैं थोड़ा सा आपको जहाँ लिखता हूँ कि इन टर्म का आइडिया आपको चाहिए। आपको फोर्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि फोर्स क्या है। ठीक, आपको इनर्शिया का पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या है ना। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। ये 3 टाइप की इनर्शिया। जरा सोचिए, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और डिफरेंट एग्जाम्पल लेके आपने अपने माइंड में इसको फिक्स करना है कि इसका मतलब क्या हो गया। जैसे हम देखते हैं कि जब कारपेट को जब बीट करते हैं स्टिक के साथ, 10 पार्टिकल नीचे क्यों रहते हैं? इसमें से क्या वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, या इनर्शिया मोशन है, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है ना। जब अचानक गाड़ी चलने लगती है, रुकी हुई है, हम उसमें बैठे हैं, जगदम वो चलती है ना, तब हमें किस तरफ हम फॉल करते हैं। जहाँ चलती हुई गाड़ी जब अचानक ब्रेक लगती है, सडनली ड्राइवर जो है उसका ब्रेक लगाता है, तो हमें तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या होता है, फॉल होता है हमारे पास। क्यों है ऐसा? तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपने इसको दिमाग में फिट करना है। उसके बाद आपने न्यूटन्स के लॉज पढ़ने हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये फिर पढ़िए कोई भी बुक लेके, अदरवाइज आपने 9th लेवल पे ये पढ़े हुए हैं, है ना। और कहीं न कहीं उनको समझना है एग्जाम्पल्स लेके। अपने दिमाग में एग्जाम्पल लीजिए, फर्स्ट लॉ की, कोई सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की, और बिल्कुल उसे एग्जाम्पल पे जो एग्जाम्पल आप दिमाग में ले रहे हैं और जो स्टेटमेंट है ना, फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, फिर से एग्जाम्पल पढ़ो, उसमें रेजोनेंस बनाओ, ऑटोमेटिकली आपको उन लॉ की क्लैरिटी होगी। और उसके बाद आप पढ़ने जा रहे हैं मोमेंटम टर्म, है ना। ये चीज़ भी आपने पढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं न्यूटन के लॉज में भी इसका जिक्र होता है ना। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसे पी से नोट करते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब जहां मैं थोड़ी सी एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान के चले कि हमारे पास ये एक क्या है, ग्लास का पीस है, और ये एक स्टोन है जिसका मास m है ना। तो मैंने इसको क्या किया, ग्लास पे थ्रो किया, और अगर ये ग्लास टूट गया तो 3-4 पीस में टूट गया ये ग्लास। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी थी, किसी वेलोसिटी से थ्रो हुआ, इसका मास भी था, इसका मोमेंटम भी है ना। और जब ही इस ग्लास ने उस स्टोन को रोकने की कोशिश की, उसका मोमेंटम चेंज करने की कोशिश की, और जब भी मोमेंटम चेंज होता है फोर्स एक्सर्ट होती है और इस पे फोर्स लगेगी, वो टूट जाएगा। दूसरे केस में अगर आप यही सेम एग्जांपल लें कि ये जो मास है ये बुलेट का मास है ना। बंदूक से हमने एक गोली मारी इस ग्लास पे, लेकिन हमने क्या देखा कि ये एक बुलेट जो है, इट मेक्स अ क्लीन होल, जहां से एक सुराख होके बुलेट तब भी जो था वो आगे चला गया, है ना। लेकिन ग्लास जो है वो सेफ है। अब पहले केस में आपने हाथ से थ्रो किया उतना ही मास को, और आपने देखा अगर वो टूटा तो 3-4 पीस में टूट गया, एक सिंगल होल बना के वो क्रॉस नहीं हुआ, और वो पत्थर जो आपने मारा था वो भी इधर ही गिरा। सेकेंड टाइम जब आपने उतने ही साइज का स्टोन जो है, जिसे बंदूक की गोली बोलते हैं, उस गोली को आपने इस ग्लास पे स्ट्राइक करवाया, और आपने देखा ग्लास सेफ है, लेकिन एक क्लीन होल बना के उस बुलेट क्रॉस कर गया, और वो ग्लास के पास नहीं गिरा, वो और आगे चला गया, है ना। तो क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, है ना, बुलेट के केस में, तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा था। मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, तो जब इसको उसने क्या किया, इसको क्रॉस करने के लिए उसके पास इतनी वेलोसिटी थी कि वो मोमेंटम
शेयर ही नहीं कर पाया इसके साथ, ग्लास के पास, है ना, मोमेंटम। और ग्लास क्या कर पाया, उसके मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाया, इतनी स्पीड थी। तो जब चेंज नहीं कर पाया तो फोर्स इसको मिली नहीं ज़्यादा है, सिर्फ उतनी सी जगह पे मिली जहाँ क्लीन होल बना के वो उसे क्रॉस हो गया और ग्लास सेफ हो गया। ये और हम आगे एक टॉपिक आएगा इम्पल्स, उसमें और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। तो फिलहाल हमारे पास अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, मोमेंटम का मतलब जहाँ पे आ गया कि किसी भी बॉडी के पास टोटल जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है ना। मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो दैट इज क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। तो एक बॉडी के पास पूरा मोशन कितना है, और एक बॉडी का मोशन जो है सिर्फ उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके मास पर भी डिपेंड करेगा, है ना। और जिसको मेजरमेंट डेफिनेशन में आपने क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ दिस मोमेंटम वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट न्यूटन। अगर हम इनकी यूनिट की ही बात करें तो यूनिट, मास का यूनिट जो है केजी, वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड होता है ना। ये आ गया हमारे पास एसआई फॉर्म है। अगर हम इसके छोटे यूनिट की बात करें सीजीएस में तो किलोग्राम की जगह पे आप ग्राम लिख सकते हैं, और मीटर की जगह पे आप सेंटीमीटर, और पर सेकंड तो ये हमारे पास सीजीएस फॉर्म है ना। बाकी मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिस तरफ बॉडी मूव कर रहे हैं उसी तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ मास दैट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज L1T-1, ये भी आप बात रखिए। तो M1 L1T-1 जो है उसका डायमेंशन हो जाएगा। अब जहां पे, अब देखिए आपको इस समय ये नहीं रटना है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम के रिलेटेड पे आपने इसके एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं जहां पे दो बॉडीज को कंपेयर करके मोमेंटम निकालता हूं, और फिर उसी पे न्यूमेरिकल और उसी पे MCQ टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। टू बॉडीज की बात कर रहे हैं, मान के चलें कि दोनों बॉडी का मास जो है वो M1 M2 है, और दोनों बॉडीज की वेलोसिटी V1 V2 है। इस समय पहले बॉडी जिसका मास M1 और वेलोसिटी V1 है उसका मोमेंटम P1 कर लेता हूं, तो ये M1 V1 आ गया। दूसरे बॉडी का मोमेंटम M2 P2 आ गया। तो कभी इस पे अगर न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आता है कि दो बॉडी का मास की रेशो ये है, वेलोसिटी की रेशो ये है, उसका मोमेंटम की रेशो निकालो। आप उनके मोमेंटम की रेशो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने इस फार्मूले को याद रखना भी, M1 V1 M2 V2। अब देखिए कभी कभी ऐसे दिया आता है कि मास सेम तो वेलोसिटी डिफरेंट, वेलोसिटी सेम तो मास डिफरेंट, कभी दोनों ही डिफरेंट, तो आप इस फार्मूले, मैं फिलहाल क्वेश्चन लेके चलता हूं कि जब दोनों बॉडीज के मास जो थे वो सेम थे, M1 इक्वल टू M, मानकर चलते हैं आप कि M1 भी M M2 भी M मीन्स इक्वल मास थे दोनों बॉडी के, है ना। लेकिन उनकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं है। तब आपने क्या करना, उनके जो मोमेंटम की रेशो जो है, मास को आप खत्म कर दीजिए, सिर्फ वेलोसिटी को ही देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसका मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इनका ग्राफ की अगर बात करूं कि मास सेम है तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाइए, तो ये हमारे पास मोमेंटम, ये हमारे पास वेलोसिटी। तो आपने देखा P इक्वल टू M भी है, जब M दोनों का सेम है इट मीन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है मोमेंटम, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। इट मीन जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है ना। तो आप ये चीज़ याद रखें। सेकंड पार्ट में आपने क्या लिखना है कि मान के चलें कि मास तो अलग अलग है लेकिन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मान के चले कि हमारे पास V1 और V2 सेम है लेकिन मास अलग है। इस केस में अगर मोमेंटम को कंपेयर करना होगा दो बॉडी के, तो आप वेलोसिटी को हटा दो, सिर्फ उनके मास को कंपेयर करें। इसका मतलब हो गया ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द मोमेंटम। और इस केस में भी अगर हमें मोमेंटम और मास के बीच में
ग्राफ बनाना होगा तो वो ग्राफ ही स्ट्रेट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ही रहता है। आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ग्राफ है ना। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है। तो मान के चलो यही कर देता हूँ मैं, एक थर्ड पॉइंट और कर देता हूँ कि हमारे पास दोनों बॉडी का मोमेंटम सेम आ गया। तब क्या होगा, तो जब मोमेंटम सेम आ जाएगा तो आपने क्या लिखा था, P1 इक्वल टू P2 M1 V1 M2 V2। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसकी जगह पे आप 1 कर दीजिए, है ना। तो इसका मतलब हो गया M1 V1 इक्वल टू M2 V2। इसका मीनिंग हो गया कि MB की प्रोडक्ट जो है वो एक जैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब हो गया मास और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया। तो अगर मास और वेलोसिटी में अगर आपने ग्राफ बनाना होगा तो मास और वेलोसिटी में अभी आपने क्या देखा कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस टाइप का रिलेशन है, मास और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आप जानते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो मास कम होता जाता है ना। यहाँ अगर इसमें अगर मैं वेलोसिटी इधर रखूँ तो मास इधर रखूँ तब भी ग्राफ इसी तरीके से आएगा कि मास बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, या वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास कम हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे था। तो तीन ही टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। दो बॉडीज का जब मोमेंटम कंपेयर करते हैं, या उनके मास इक्वल दिए होते हैं, है ना, या उनकी वेलोसिटी इक्वल की होती है, या उनके मोमेंटम इक्वल किए हुए हैं, या समझिए कोई भी इक्वल नहीं किए हुए हैं, तो आप सीधा मास और वेलोसिटी दोनों को देखना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वैसे जो आपने, मैं कुछ फिर रिवाइज करवा रहा हूँ जो फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। एक फार्मूला F इक्वल टू MA, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। अगर इसी को आपने लिखना हो ऐसे, अगर दो वेलोसिटी दी हो तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अदरवाइज F इक्वल टू DP dt, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं आप, है ना। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो यही है जहाँ क्वेश्चन मोशन। तो मैं एक आधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जहाँ पे लिख रहा हूँ, आप फिर उसे निकालेंगे कि कैसे निकला आपका ये क्वेश्चन। देखिए क्या है ये, ओ कांस्टेंट फोर्स, ओ कांस्टेंट फोर्स एक्स ऑन ओ बॉडी, एक्स ऑन ओ बॉडी ऑफ मास 6.5 kg and decreases its velocity from 10 meter per second to 4 meter per second in 2 seconds. Find the force. बहुत सिंपल क्वेश्चन कि एक बॉडी पे कोई फोर्स लग रही है और बॉडी का मास दिया गया है और फोर्स ने उसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड कर दिया 2 सेकंड के अंदर। तो बताओ वो फोर्स कितनी होनी चाहिए, इसे आप निकालिए। अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। रिटार्डेशन का कंसेप्ट आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी, तो ये फोर्स जो है नेगेटिव फोर्स मानी जाएगी। और 19.5 न्यूटन, माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माइनस यहाँ पे ये फोर्स जो है नेगेटिव फोर्स है। तो एक सेकंड क्वेश्चन में जहाँ पे और लिखता हूँ इसी तरीके से, मान के चलें कि हमारे पास एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी। चलो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ, balloon has mass 5 ग्राम in air, है ना। बैलून में एयर भरी हुई है और पूरा मास 5 ग्राम। द एयर एस्केप, मान के चलो कि एक सुराख है उसमें और धीरे धीरे एयर बाहर निकल रही है एट अ यूनिफॉर्म रेट with velocity of
4 centimeter per second, right? If the balloon shrink, जैसे जैसे हवा निकलती जाएगी कम होता जाएगा कंप्लीटली इन 2.5 सेकेंड, मान के चलो 2.5 सेकेंड में टोटल हवा, पूरी हवा निकल गई। फाइंड द मीन फोर्स एक्टिंग ऑन द balloon, एक्टिंग ऑन द balloon। इसका आंसर जो है ना, अगर आप इसे ग्राम में ही रहने दें और इसे सेंटीमीटर में ही रहने दें तो इसका आंसर जो है 8 डाइन आना चाहिए, है ना। अगर 8 डाइन नहीं तो 8 इंटू 10 की रेस पावर, अब आपने पढ़ा हुआ है 1 न्यूटन इजकल टू 10 की रेस पावर 5 डाइन, राइट। तो जब मुझे न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो इसे 10 की रेस पावर -5 न्यूटन लेने होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं जहाँ लिखता हूँ 1 डाइन तो आप लिखेंगे 10 की रेस पावर 5 न्यूटन। तो मैंने जहाँ डाइन में निकालना है तो ये आ गया, अदरवाइज न्यूटन में निकालना है तो ये आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन और ये भी आप 9th लेवल पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ में देखा आपने, इफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल and opposite to each other, है ना। न्यूटन के थर्ड लॉ में देखा आपने कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, बाई डू दे नेवर कैंसल टू ईच अदर, कैंसल टू ईच अदर, है ना। इस क्वेश्चन को